तुम्हें पता है तुम्हें सबसे बड़ा रिग्रेट कब होगा? जब 2-3 नंबर के फासले से तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी परसेंटेज कम हो जाएगी। और वो परसेंटेज कम क्यों होगी? क्योंकि तुम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। और गलत कब करके आओगे? जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने थे और कौन से बार बार आते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हर साल आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे और पूरी सोशल साइंस से ये कवर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सही विकल्प हैं। इसमें हर एक प्रकार का प्रश्न दिया गया है, जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए खासकर कहूँ कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रकार का प्रश्न दूंगा। इसमें सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ पे होने वाली है एकदम क्रम से। ठीक है, तो देखो, ये आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख पा रहे हो। सबसे पहले सही विकल्पीय क्वेश्चन है आपका। दिया गया है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। देखो, काली मृदा जो है, काली मिट्टी, वो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और महाराष्ट्र में ये काली मृदा पाई जाती है। तो काली मिट्टी में क्या करा जाता है? कपास की खेती की जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कपास की खेती किस मिट्टी में अच्छी होती है? वो काली मिट्टी में होती है, और ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इन राज्यों में महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वनों के विनाश को क्या कहते हैं? ठीक है, वनों के विनाश को वन संरक्षण, ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वन उन्मूलन, ये सही है। ठीक है, वन रोपण, वन प्रबंधन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो वन के संरक्षण के लिए हो गई। लेकिन वनोन्मूलन क्या हो गया? वन का उन्मूलन, एक तरीके से वन को विनाश। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वन उन्मूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में, 19वीं में, 20वीं में, 17वीं में? यूरोप में जो राष्ट्रीयता का उदय हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। देखो, अभी कपास से रिलेटेड मैंने चीज बताई ऊपर कि काली मिट्टी में कपास होती है, और काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि उन राज्यों में से ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, और महाराष्ट्र, अब यहाँ से आप देखो महाराष्ट्र, अब भाई इन जगहों में महाराष्ट्र कहाँ पे है? मतलब मुंबई जो है वो ही ना है महाराष्ट्र में। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में है, अहमदाबाद गुजरात में गया है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो है नहीं। कपास मिल से आप समझे यहाँ पे काली मिट्टी है, काली मिट्टी हमारी महाराष्ट्र में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कपास मिल कहाँ पे? ठीक है, कपड़ा मिल कह सकते हो, तो ये मुंबई में लगाई गई थी। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट कहा जाता है कि बिहार में कोसी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है भैया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, कोसी एक नदी का नाम है। ठीक है, कोसी नदी है बिहार की, और उस पर एक डैम बना हुआ है, कोसी परियोजना। ठीक है, वो आंसर याद रखना। अगला कह रहा है कि बुनाई उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। देखो, जब भी उद्योगों की बात आए तो सीधे द्वितीयक क्षेत्र पे कूद जाना, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके उद्योग वगैरह आते हैं। ठीक है, ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी कृषि से रिलेटेड सारी की सारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आपकी सर्विसेज आती हैं, यानी कि आपकी सेवाएं आती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल से याद रखना। तीन ही क्षेत्र होते हैं, चार तो क्षेत्र होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना, बिल्कुल से इनसे ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सुपानी खेती की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य में, देखो वहां पे क्या है, पहाड़ी इलाका है भैया। पहाड़ी इलाके में क्या, सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना बिल्कुल से, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ये सीढ़ीदार खेती करी जाती है। अगला कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? तो गन्ना उत्पादन भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सेकंड स्थान पर है। अगला कह रहा है कि ग्रिम भाइयों का जन्म जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, रसिया में, ऑस्ट्रिया सॉरी, ये रहेगा आपका जर्मनी। ठीक है, ग्रिम भाइयों का जन्म जो हुआ था ये रहेगा आपका जर्मनी में। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सन 1928 में हुई थी। देखो, सन वाले क्वेश्चन है ना, मैं एक ट्रिक के साथ लाऊंगा एक दिन, तो जुड़े रहना चैनल से, सब कुछ हो जाएगा यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है? तो पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं, बच्चों का असमान लिंगानुपात, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए मतदान अधिकार की अनुपस्थिति। ये तो बिल्कुल गलत है।
असमान लिंग, ये गलत है और ये भी गलत है। आपका सही हो जाता है बी नंबर ऑप्शन, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, तो यही होता है लैंगिक विभाजन का अर्थ मतलब। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। भूमि मतलब मिट्टी। ठीक है, मृदा अपरदन का कारण क्या है? तीव्र चराई, अति सिंचाई। चराई मतलब यहाँ पे क्या होता है? पशुओं की चराई। ठीक है, अति सिंचाई या फिर ज्यादा पानी से, वन कटाई, वनों के काटने से, खनन से। तो देखो भूमि अपरदन मध्य प्रदेश में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, वनों की कटाई करी जा रही है, सीधे वन के वन उखाड़ दिए जा रहे हैं। तो वनों की कटाई भूमि अपरदन का प्रमुख कारण है मध्य प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव में किसी भी रूप में बन सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 में ये परियोजना आई, जिसके अंतर्गत क्या किया जाने लगा? टाइगर्स को क्या किया जाने लगा? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, रिजर्व बनाए जाने लगे। ठीक है, और ये उनको उनके लिए योजना ही है। ठीक है, तो ये याद रखना 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना शुरू हुई थी। अगला कह रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। इसमें जो विकास और पर्यावरण का सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था? तो ये जून 1992 में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति किस पेड़ को पूजते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। महुआ और कदम्ब के पेड़ को पूजते हैं, इस चीज को याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की एक बड़े बांध परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, चार चार राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, यह कौन सा बांध है भाई? सरदार सरोवर बांध, कोयना बांध, हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध। तो वो है आपका सरदार सरोवर बांध, इस चीज को याद रखना। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये किस नदी पर बना हुआ है। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। और हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है, ये तो मैंने बता दिया, ये बहुत बार आता भी है क्वेश्चन। अब सरदार सरोवर का आपको आंसर बताना है कि किस नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान यानी कि चावल। भाई सभी को पसंद है चावल। ठीक है, चावल सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न है अपने भारत का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध कृति का नाम या पुस्तक का नाम लिखिए। तो इनमें से गोदान, ये तो प्रेमचंद्र की है। हिंद स्वराज, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है? महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। अगला है HDI का अर्थ है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, मानव वृद्धि सूचकांक या मानव आय। देखो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक ये होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव विकास सूचकांक हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ वो कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। आ नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल से याद रखना। देखो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें, तैयारी हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। देखो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को, ठीक है, 22 भाषाओं को क्या किया गया? दर्ज किया गया कि हाँ ये भाषाएं भारत में हैं। ठीक है, बोली जाती हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं को। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो थोड़ा कि हिंदी के अलावा, मतलब हिंदी तो ये एक हमारी भाषा होगी, अब इसी एक को हमने छोड़ दिया तो कितना बचा? 21। तो क्वेश्चन को समझ करके करना, नहीं तो गलत कर दोगे। अगर ऑप्शन में 22 होता तो आप लोग 22 ही लगा देते, क्योंकि आपको बताया कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिंदी के अलावा कहा गया है, तो एक को हटा करके 21 आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर याद रखना, हिंदी के अलावा यहाँ पे भारत में जो 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा है वो 21 हैं, और टोटल जो है वो 22 हैं। 22 याद रखना। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। भैया सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? पंजाब में, हरियाणा में, केरल, कर्नाटका। सो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा है केरला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान कुछ आ जाते हैं जो कि 6 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत खालिस्तान दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। यही वो मनरेगा है जिसका नाम बदल करके अब चेंज कर दिया गया है जी राम जी के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आपके पोर्शन में कौन दिया गया है? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसी को याद रखना है। और 2005 के अंतर्गत इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, 100 दिन याद रखना है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो कृषि के अंतर्गत, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखना। अगला कर कि मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल से आप नाम याद रख सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे हैं। अगला कर कि सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो 1948 में, है ना। हम लोग 1947 में यहाँ पे स्वतंत्र हुए, उसके बाद 1 साल बाद श्रीलंका भी स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला कह रहा है कि सरकार 2 या अधिक स्तरों में होती है, तो संघीय शासन प्रणाली में, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संघीय नहीं है ये, संघीय है, ठीक है, सॉरी, संघीय घा बना है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली जहाँ पे होती है, सरकार 2 या अधिक, 2 मतलब कह सकते हैं केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, तो ये क्या होती है, संघीय शासन प्रणाली होती है, जो कि अपने इंडिया में है। अगला कह रहा है अफ्रीका में खालिस्तान में रिंडरपेस्ट आया था, ये एक बीमारी का नाम है, 1890 के अंतर्गत कह सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बना हुआ क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि लेटेराइट शब्द ग्रीक शब्द खालिस्तान से लिया गया है, तो ये लेटेर से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ब्रिक यानी कि ईंट, ठीक है। अगला है दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बेल्जियम में खालिस्तान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं, तो 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खालिस्तान प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में आरक्षित हैं, तो लगभग 1/3% कह सकते हो, ठीक है, तो ये रहेगा। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर खालिस्तान भागे जनसंख्या, कुल जनसंख्या, तो राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पे सूत्र कह सकते हो, तो कुल राष्ट्रीय आय यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील, कृत्रिम की बात की गई है, ठीक है, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित। अगला कह रहा है कि कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा भी कहा जाता है, ठीक है, तो दीपा इसका नाम याद रखना, कर्तन दहन प्रणाली है ये। खालिस्तान संसाधन अक्षय होते हैं, यानी कि जो समाप्त नहीं होते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जैसे कि सूर्य की ऊर्जा हो गई, है ना, तो ये क्या होती है, अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत होते हैं, तो जो आधारभूत उद्योग होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अन्य उद्योगों के लिए काम करते हैं वो आधारभूत उद्योग, ठीक है। अगला है खालिस्तान मार्ग प्राचीन काल में रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, देखो, तो रेशम का व्यापार जहां से होता था उस मार्ग का नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग, ठीक है, सिल्क रूट उसे कहा जाता है। अगला है कि अधिनियम से खालिस्तान अधिनियम से महिलाओं को समान वेतन का अधिकार मिला, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से ये लागू हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है कि खालिस्तान का अर्थ है औसत प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति है क्या, आय का अर्थ ही है औसत प्रति व्यक्ति आय। अगला है आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कोरोमंडल तट पर है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ठीक है, सही जोड़ी बन सकती है। अगला है अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली, अभी हमने पढ़ा था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। अगला है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए खालिस्तान दी जाएगी, तो समान कार्य के लिए समान वेतन दी जाएगी, ठीक है। अगला है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में बन सकता है, एक तरफ औसत आय लिख देंगे, एक तरफ सही प्रति व्यक्ति आय, तो इस तरीके से आप मिलाएंगे प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे कुछ आपके ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो पहला कह रहा है कि गैर नवीकरणीय संसाधन भी हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रत्येक प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये है आपका गैर नवीकरणीय, ठीक है। अब गैर हटा दो यहाँ से, तो वो कभी समाप्त नहीं होती, वो वाले कहलाती हैं, ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैर के बारे में कहा गया है, तो सही है। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये बिल्कुल से सही है क्योंकि 22 भाषाओं को ही रखा गया है, ठीक है। भारत एक संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर सरकारें होती हैं। अगला है कि हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी पेपर नोट और सिक्के शामिल हैं, बिल्कुल से सही है क्योंकि देखो मुद्रा जो मनी हमारे हाथ में वही है, वो करेंसी जो है, ठीक है, वो नोट के रूप में है, सिक्के के रूप में है ना, तो बिल्कुल सही है। भारत और नेपाल में विश्व के लगभग 2/3 बाघ पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। गेहूं भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है, गेहूं जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, है ना, महत्वपूर्ण है, सही है, तो क्योंकि पहला धान है, ठीक है। कवि और कलाकारों ने ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा है, तो ये बिल्कुल सही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य असत्य में बनता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी ने अपने नमक मार्च में 79 स्वयं सेवकों के साथ यात्रा की, गलत हो जाएगा क्योंकि 78 थे वो स्वयं सेवक, उनकी संख्या 78 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या जाता है
कि एक संघीय सरकार का एक ही स्तर सरकार का होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में सरकार दो स्तरों में बटी होती है, एक राज्य में कह सकते हो, एक केंद्र में कह सकते हो, ठीक है। तो दो से अधिक स्तरों में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही स्तर कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में बैंक अपने जमा का लगभग 15% नगद रखते हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि 15% नगद रखते हैं, ठीक है। अगला आपका आ जाता है यहाँ पे जो है कुछ और कथन दिए गए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। टाटा कंपनी जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है, कंपनी है, ठीक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बहुत सारे उद्योग है ना वो कृषि पर आधारित हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। अगला है स्मिथ फील्ड लंदन में लैन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्गठन 1885 में हुआ था, ये भी सही हो जाएगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये भी सही हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ये इसकी एक विशेषता भी है, याद रखना, ठीक है। रेल परिवहन जल परिवहन से अधिक महंगा है, ये बिल्कुल से सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का स्वागत भारत में काले झंडों से किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन को एक तरीके से काला कानून कहा गया था, ठीक है। अगला है प्रिंट मीडिया ने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल सही है। भारत एक संघीय राज्य है, ये तो बिल्कुल सही। देखो संघीय राज्य से कितने सारे क्वेश्चन बने, और ऐसे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हैं, तो आगे आने का चांस है कि संघीय शासन प्रणाली से क्वेश्चन आएगा, इसकी विशेषताएं याद कर लेना। इसमें सरकारें जो होती हैं दो या दो से अधिक स्तरों में होती हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। अगला है मुद्रा का एक कार्य विनिमय का माध्यम होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम तो होता है, विनिमय मतलब क्या, अपन ने एक चीज दी दूसरी चीज ली, ठीक है, तो यही है, अपन ने पैसा दिया वहां से अपन ने चीज ले ली, तो यही क्या है, विनिमय का माध्यम है मुद्रा, ठीक है। आगे कुछ सही जोड़ियां दी गई हैं जो आंसर के साथ दी गई हैं, बिल्कुल से देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। पूरे के आंसर दिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो रिजर्व बैंक क्या करती है यहाँ पे, औपचारिक स्रोत का ऋण देती है, ठीक है। सामने ही आंसर दिए हैं, कहीं भागने की जरूरत है नहीं। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक हैं, सार्वजनिक और निजी दो क्षेत्र होती हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों का कार्य क्या है, चुनाव लड़ना और सरकार व्यवस्था बनाना, ठीक है। प्रिंट मीडिया सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार प्रदान करना। चूना पत्थर ये सीमेंट है एक तरीके से। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। आगे आप देख सकते हो कुछ और सही जोड़ियां दी गई हैं। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले से जोड़ी मिल जाएगी। इंग्लैंड ईसाई धर्म से जोड़ी मिल जाएगी इसकी। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो सामने, रिपब्लिक पार्टी ये अमेरिका की पार्टी का नाम है, ठीक है। सरकार का सबसे बेहतर रूप है जिम्मेदार और वैधानिक शासन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र है तो सबसे अच्छी सरकार है, ऐसा नहीं है। जिम्मेदार और वैधानिक तरीके से शासन है तभी वो सरकार का बेहतर रूप कहलाएगा, चाहे लोकतंत्र हो या फिर रिपब्लिक पार्टी के अंतर्गत हो। लोकतंत्र उत्तरदायी है तो लोकतंत्र के लिए। और 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। आगे हम बढ़ लेते हैं, कुछ और सही जोड़ियां दी गई हैं, जिसमें नर्मदा जल विवाद दिया गया है, तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच हुआ था, ठीक है। कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। सतलज विवाद पंजाब हरियाणा के बीच। यमुना विवाद दिल्ली हरियाणा के बीच। गोदावरी विवाद जो कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे विवाद दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बनना लाजमी है, बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये देख लेना। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। आगे सही जोड़ियों में 3 और दिए हैं, फिर एक शब्द वाक्य वाले क्वेश्चन है ना, तो ये छोड़ करके मत जाना, बस आप लास्ट पेज में आ चुके हैं वीडियो के, ठीक है। मोटर गाड़ी उद्योग प्रतिरक्षा के अंतर्गत। कृषि पत्तन चंद्रनगर में, ठीक है। नेपोलियन के हार भाप का इंजन, ठीक है। इस तरीके से आपकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पे गलती से कुछ जोड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। नेपोलियन की हार चंद्रनगर से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कृत्रिम पत्तन मोटर गाड़ी उद्योग भाप का इंजन होना चाहिए। ये कृत्रिम पत्तन यानी कि प्रतिरक्षा हो गया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है इनमें थोड़ा। नेपोलियन की हार चंद्रनगर से होना चाहिए। और ये और लास्ट वाला तो बिल्कुल सही है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें थोड़ा क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है इसमें, ठीक है, इन दोनों में, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर शिक्षक वकील मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं, तो ये सेवाएं जो है ना वो तृतीयक क्षेत्र में के अंतर्गत आती हैं, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है भाई, कृषि आती है, कृषि से अंतर्गत कोई भी काम हो गया, ठीक है। द्वितीयक में क्या आ रहा था अपना, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग वगैरह आ रहा था, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो ये सेवाएं आती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, शिक्षक की, वकील की, तो ये सेवाएं वगैरह तृतीय क्षेत्र में आती हैं।
भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना आरबीआई, ठीक है। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो मुंबई में लगी थी, ठीक है। मुंबई में कपड़ा मिल या कपास मिल कह सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखना कि आरबीआई का जो पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये आता है क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र की एक गतिविधि का नाम लिखिए। तो निर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग ही आते हैं, ठीक है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो रेशम मार्ग, ठीक है। रेशम मार्ग था, जहां से रेशम का व्यापार हुआ करता था, जहां से रूट बना हुआ था, मतलब आना जाना था जहाजों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों के बीच इतना गहन संघर्ष हो जाता है कि वह देश में गृह युद्ध जैसा लगता है, उसे गृह युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, इसे गृह युद्ध कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसा तो कभी नहीं आएगा, लेकिन गृह युद्ध किसे कहा जाता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही परिभाषा लिखनी है, सीधी बात एक, ठीक है। तो मतलब सीधी घर ही घर में लड़ाई, एक ही देश में दो कोई भी दल लड़ रहे हैं तो वो गृह युद्ध कह सकते हो, ठीक है। दो अलग अलग दलों के लोग, दो अलग अलग समूह के लोग, ठीक है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है इंदिरा पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, बंदरगाह मुद्रा पोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमने रेडी कर लिया है, तो 1914 से 18 के बीच। लोकतंत्र का आधार क्या होता है? तो जनता होती है, जनता की संप्रभुता होती है, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या था? तो पशुओं में फैलने वाली एक घातक बीमारी थी, प्लेग, ठीक है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। जीडीपी का जो है पूरा नाम। अगला है उपभोक्ता अधिकार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर में बन सकता है, 2 नंबर में भी आ जाता है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है समझाइए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा शब्दों में लिखना होगा, लेकिन उपभोक्ता का अधिकार जो है वे अधिकार होते हैं जो खरीदारों को सुरक्षित और न्यायपूर्ण खरीदारी का अधिकार देते हैं, ठीक है। क्या आप चीजें जो खरीद रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से खरीद रहे हैं, सही है वो जो आप खरीद रहे हैं, तो ये आपका अधिकार होता है एक तरीके से, ठीक है। जबरदस्ती नहीं होती कोई। अगला है परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो सड़क परिवहन सबसे सुविधाजनक साधन है परिवहन का कहें तो। अगला है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसने की? तो मोहम्मद यूनुस ने 1976 में की थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बाकी एक पॉइंट दिया गया जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला क्या जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो उसे विदेशी प्रत्यक्ष नहीं, अब बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत से राष्ट्रों द्वारा कंपनी कर सकती है, तो विदेशी ना कहलाएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसे कहा जाता है, याद रखना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो उसे आईसीटी कैसे कहते हैं, ठीक है, आईसीटी। अगला क्वेश्चन आता है तो भारत में पहली कपड़ा मिल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय क्षेत्र की एक गतिविधि का नाम है उत्पादन उद्योग। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कह सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन सड़क परिवहन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपके ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करनी है, अदर सब्जेक्ट की इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ढेर सारे जो 100% गारंटी के साथ आएंगे, और टॉपिक वाइज तैयारी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जाओ चैनल को विजिट करो एंड अदर वीडियोस भी देखिए आप लोग, ताकि तैयारी बेहतरीन हो सके। दोस्त को वीडियो भेज देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी चीज़ होती है पेपर में, ठीक है। क्योंकि अपन को ऑब्जेक्टिव पूरे करके आने हैं सही सही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।